जय हिंद दोस्तों। और आज हम जो समझेंगे वो है एथिक्स। हम GS4 के बारे में चर्चा करेंगे आज कि GS4 जो है वो क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके PYQ को देखेंगे, टॉपर कॉपी को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस को समझेंगे। तो इस पार्ट में केवल आपको सिलेबस समझाया जाएगा और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक, तो हम चलते हैं एथिक्स पे। ठीक है, हम GS4 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके एथिक्स का पेपर जो है वो 250 नंबर का होता है। ठीक है, 250 नंबर का पेपर होता है। ठीक, 250। और 250 में से आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और वो स्कोर हो सकता है 130 प्लस। 130 प्लस आराम से, अगर आपका एथिक्स अच्छे से तैयार है तो आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, यहाँ एथिक्स के अंदर आपको हिंदी मीडियम के अंदर 3 वर्ड दे रखे हैं हाईलाइट करते हुए। सबसे पहले एक है आपका नीति शास्त्र, दूसरा है सत्यनिष्ठा, और तीसरा है अभिरुचि। ठीक है, नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है, और अभिरुचि का मतलब क्या होता है, इन तीनों का सबसे पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, नीति शास्त्र आपको सही या गलत क्या है और सही क्या है, इसके लिए आपको कौन बताता है, तो वो बताएगा आपका नीति शास्त्र। ठीक है, यूं समझ लो कि एक रूल बुक टाइप है। ठीक है, तो वो हो गया आपका नीति शास्त्र। ठीक, उसके बाद सत्यनिष्ठा, तो आप किसी सत्य के प्रति कितने निष्ठ हैं। भले ही आपसे गलती हो गई हो, आप एक प्रशासक के रूप में कहीं काम कर रहे हैं और आपसे कुछ भूल हो गई है, पर आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आप पूरा का पूरा मामला आपके बड़े अधिकारियों को सूचित करोगे। ठीक, अभिरुचि, तो कोई सीखने की जो आपकी आत्म क्षमता होती है ना, कि जो अंदर से निकलता है कि ठीक, वो सीखने की ललक जो होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अभिरुचि। कि किसी विषय के प्रति आपकी अभिरुचि क्या है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अभिरुचि। ठीक, उसके बाद जो है, उसके बाद आपका आता है एथिक्स में क्या पढ़ना है। PYQ पेपर्स देखेंगे हम, और टॉपर कॉपी देखेंगे। तो ये दोनों बात की चीजें हैं। सबसे पहले पढ़ना क्या है, उसके बाद है आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, पढ़ना प्लस आपका सिलेबस क्या है। ठीक, आपका सिलेबस क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ना क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है जिसको आप पढ़ के एथिक्स को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपको कोचिंग के नोट्स। आप कोई से भी ले लीजिए, चाहे वो विजन के हो, वाजीराम के हो, हिंदी मीडियम के हैं अगर तो दृष्टि के हो, तो आप कोई से भी कोचिंग के नोट्स ले लो। वहाँ से जो शब्दावलियाँ हैं, जो सिलेबस के अंदर शब्दावली यहाँ दे रखी है, कौन सी शब्दावलियाँ दे रखी हैं, सबसे पहले तो आपको शब्दावलियाँ, जैसे यहाँ समझो आप कि ये नीति शास्त्र है तथा मानवीय सहसंबंध है, तो ये एक शब्दावली हो गई। आपके जो मूल्य है, तो मूल्य क्या होता है। ठीक, अगर यहाँ पे दे रखा है कि अभिवृत्ति, तो ये अभिवृत्ति क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या फर्क है, अभिरुचि और क्षमता में क्या फर्क है। ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या होती है,
ठीक है। जो आपके सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य होते हैं वो क्या होने चाहिए, बुनियादी मूल्य, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ईमानदारी की परिभाषा, आपको ये जो शब्दावलियां हैं इन शब्दावलियों पर उन नोट्स के अंदर से ये शब्दावलियां आपको समझनी है, ठीक। उसके बाद आप कोचिंग नोट्स पढ़ोगे, कोचिंग नोट्स से शब्दावलियां समझोगे, अच्छे से समझ के 2 से 3 बार, 2 या 3 बार उसको रीडिंग करना है। 3 बार एटलीस्ट करना ही है, 3 से ज़्यादा बार हो जाए कोई समस्या नहीं, पर एटलीस्ट 3 बार तो उनको रीडिंग करना है, ठीक। उस रीडिंग के बाद आप क्या करोगे, आपके शॉर्ट नोट्स बनने अब चालू होंगे। उससे पहले आप शॉर्ट नोट बनाने का सोचिएगा मत। हाँ, नोट्स बनाइए, जो क्रिस्पी नोट्स होते हैं ना वो बना सकते हो आप, उससे कुछ चीज़ें दिमाग में ला सकते हो, पर यहाँ ये चीज़ें चलेंगी, ठीक। उसके बाद ये शॉर्ट नोट बनाने की तैयारी, अब शॉर्ट नोट बनाने की तैयारी है तो कहाँ से, कोचिंग के नोट से। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे, तो शॉर्ट नोट बनाना है आपको कैसे, सिलेबस को सामने रख के, ठीक। सिलेबस तो पूरा रटा होना चाहिए आपका, ठीक है। ये चीज रटना है आपको, ठीक है। और इस चीज की एक एक शब्दावली पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप ये सिलेबस देखोगे और सिलेबस से क्या बनाओगे, सिलेबस से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, ठीक। 2 चीजें कैसे बनाना है शॉर्ट नोट वो भी बताऊंगा मैं आगे वीडियो लेक्चर में, और आपका सिलेबस भी बताऊंगा। अब शॉर्ट नोट बना लिए, सिलेबस बता दिया, और ये दोनों बनाना है तो कैसे बनाना है वो भी तो, कि सिलेबस आपने देख लिया, शॉर्ट नोट बनाना चालू कर दिए, तो बनाए कैसे सर, वो आपको बताएंगे PYQ, ठीक है। वो आपको बताएंगे टॉपर कॉपी, ठीक है। टॉपर कॉपी में जैसा आंसर लिख रखा है उसी आंसर फॉर्म में आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। कि जैसा आप आंसर लिखोगे मेंस में, ठीक है, एग्जाम में, वैसे आंसर फॉर्म में आपके नोट्स होने चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये PYQ के अंदर कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है UPSC, ठीक है। और टॉपर कॉपी। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, वो चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी यहाँ समझ ली। अब देखते हैं कि पेपर कैसा आता है। तो ये पेपर कैसा आता है, तो सबसे पहले तो वो 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देगा। 6 क्वेश्चन के अंदर ABCD पार्ट फॉर्म में होंगे, तो टोटल इनमें क्वेश्चन आपके होंगे AB फॉर्म में, तो टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। कितने, 12 से 13 क्वेश्चन ये होंगे, प्लस आपकी 5 से 6 केस स्टडी पूछेगा। वो क्या पूछेगा, केस स्टडी, ठीक। तो क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं और केस स्टडी भी बता देता हूं, कैसे केस स्टडी पूछेगा और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो सारी चीजें, और आंसर भी एक बार आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऐसा आंसर होगा वो, ठीक। तो देखो, सबसे बड़ी बात आपको ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखो यहाँ पे ये आपकी केस स्टडी हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जैसे एक केस स्टडी है, ये 9 वाली, ठीक है। ये केस स्टडी, राज बेहद गरीब परिवार से, ये पूरी केस स्टडी है। और इस केस स्टडी को आपने
यहाँ दे रखा है इस केस स्टडी को, और इस केस स्टडी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछ सके कि इस प्रकरण से जुड़े नैतिक मुद्दे आप बताएंगे। ठीक है, उपयुक्त परिस्थितियों में राज्य के पास उसके पास क्या विकल्प हैं, इस केस स्टडी में क्या दे रखा है, उसके जो एक केस दे रखा है और उस केस के बारे में आप वो चर्चा करनी है, उनके बारे में विकल्प वगैरह आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, और वेद कारणों के माध्यम से पुष्टि करना है। तो ये एक दूसरे से लिंक करते चले जाना। ठीक, एक दूसरे से लिंक करते चले जाना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसने कितने बढ़िया तरीके से आंसर दे रखा है ये देखो। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा इंट्रो डाल रखा है इन्होंने। उसके बाद ये हितधारक, तो कौन कौन हितधारक है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने बता दिया। उसके बाद प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे, तो ये पॉइंट वाइज बताया इन्होंने। ठीक, इन्होंने बहुत अच्छा इनका एक ये है कि इन्होंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज कर रखा है। तो इससे हाईलाइटेड भाग जो है बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि हाईलाइट जो चीजें हैं वो बढ़िया से नजर आ रही है। अगर आपके पास टाइम हो वहां पे तो करना, नहीं तो आपकी राइटिंग स्किल अगर ऐसी नहीं है तो आप वहां नहीं कर सकते वो चीजें। ठीक है, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊं, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया से फ्रेम कर रखा है इसने आंसर। अब ये क्वेश्चन है देखो, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। तो ये महान व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में पूछ रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे इतना बढ़िया इंट्रो दे रखा है। महानता वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामाजिक हित हेतु अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देता है, यथा लिंकन या गांधी। क्या महानता भाई कैसी अवस्था है? ठीक है, सर्वस्व न्यौछावर करने वाली व्यवस्था है, सर्वस्व उत्सर्ग कर देता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है सामाजिक हित के लिए। किसके लिए करता है? किसके लिए? हित के लिए। किसके लिए? सामाजिक हित के लिए। क्या? सर्वस्व उत्सर्ग करता है। ठीक है, वो व्यक्ति महान बनता है। जैसे अब्राहम लिंकन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जैसे अंबेडकर साहब हो गए। वही प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो अपनी योग्यता के हिसाब से, उसकी योग्यता है, जैसे डॉक्टर है वो, तो उसकी योग्यता के आधार पर वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है कि ये अच्छा डॉक्टर है, ये अच्छे टीचर हैं, तो वो अपनी योग्यता के हिसाब से एक प्रतिष्ठा पाता है। ठीक है, और महान व्यक्ति सामाजिक हित के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देता है। जैसे क्या यथा क्या बता रखा है इन्होंने, जैसे दक्ष चिकित्सक है, औद्योगिक व्यक्ति है, एक शिक्षक है, आदि आदि। ठीक है, तो ये बढ़िया सा इंट्रो दे रखा है इन्होंने अच्छे से। इंट्रो आप जैसे इतना बड़ा इन्होंने इंट्रो दे रखा। ठीक, अब उसके बाद ये हालांकि यह समाज हित है जो हमें प्रतिष्ठा के अगले चरण यानी महानता में पहुंचाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये बढ़िया सा आंसर लिख रखा है। इस आंसर को आप पढ़ना है यहाँ पे अच्छे से। ठीक, तो ये चीजें अब देखो सिलेबस पे आते हैं फिर डायरेक्ट। ठीक है, हम सिलेबस पे आते हैं डायरेक्ट। ये यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है और कैसे अप्रोच रहेगी वो चीजें बता दी मैंने। देखो सबसे पहले मैंने बताया क्या, कोचिंग नोट्स लो कोई से भी, उनको पढ़ो 2-4 बार, सीधी सट बात है, उनको पढ़ो 2-4 बार पढ़ लिया। उसके बाद उठाओ आप शॉर्ट नोट बनाने बैठोगे, नोट्स बनाओगे खुद के, तो शॉर्ट नोट्स। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद शॉर्ट नोट के साथ साथ क्या करना है, शॉर्ट नोट बनेंगे कैसे, तो कैसे बनेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपके PYQ। ठीक, और आपके टॉपर कॉपी के आंसर जो है उनको देख के आप नोट्स को फ्रेम करोगे कि नोट्स आपको किस रूप में चाहिए, तो उन्हीं आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप टॉपिक को डालोगे। उसी आधार पर आप पूरे फ्लो चार्ट बनाओगे, मैप बनाओगे, सारी चीजें। ठीक है, तो ये ऐसे आपके शॉर्ट नोट होंगे मेंस के लिए।
ठीक, जैसे पूरा आंसर नहीं लिखना है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा आपने तो इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है और आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नोट्स होगा। ठीक है, वो नोट्स होता है। आप ऐसा के साथ छाप दो, वो नोट्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध के बारे में पूछा है आपसे कि मानव का और जो नीति शास्त्र है जो अच्छा और बुरा बताता है, ठीक है, वो नीति शास्त्र, उन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इसके निर्धारक और परिणाम क्या है। अच्छा, नीति शास्त्र के आयाम क्या क्या होते हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या काम देता है, वो सारी चीजें। जैसे मानवीय मूल्य, सबसे अच्छा शब्द है ये मानवीय मूल्य। ऐसे वर्ड को आप, ऐसे वर्ड की आप, ऐसे जो हाईलाइटेड वर्ड है ये जो इस सब्जेक्ट के अंदर, उनकी आप डेफिनेशन बनाओ 20-20, 30-30 शब्दों में। ठीक है, और उन पर आप उदाहरण लिखो, 2-2, 4-4 उदाहरण होने चाहिए। ठीक है, महान नेता, सुधारक, प्रशासकों के जीवन को पढ़ना है इसमें। मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या होती है, इनकी भूमिका बतानी है किसके मूल्य को विकसित करने में, मूल्य को विकसित करने में। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड वाला जो, ये फर्स्ट वाला यूनिट हो गया। अब सेकंड वाला जो यूनिट है, ये सेकंड वाला यूनिट है और ये थर्ड वाला यूनिट है। अभिवृत्ति के बारे में पूछ रखा है। तो अभिवृत्ति होता क्या है, सबसे बड़ी बात वो है। अब अभिवृत्ति क्या होता है कि आप किसके प्रति, जैसे कोई वस्तु है, कोई विचार है, कोई व्यक्ति है, उसके प्रति आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, तो अभिवृत्ति दोनों तरीके से होती है, सकारात्मक अभिवृत्ति भी होती है और नकारात्मक अभिवृत्ति भी होती है। तो ये आपकी अभिवृत्ति की परिभाषा है कि आप किसी, कोई भाव आया किसके पास, ये विचार आया, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो उसके प्रति आपकी सोच क्या है। ठीक है, जैसे श्वेत अश्वेत, श्वेत और अश्वेत। ठीक है, श्वेत अश्वेत। ठीक, तो ये श्वेत और अश्वेत जो है, इनके प्रति आपकी भावना क्या है। ठीक है, इनके प्रति आपकी अभिवृत्ति क्या है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। जैसे आज जो चल रहा है, आज की कंडीशन में जो पश्चिमीकरण है, जो आपका पश्चिमीकरण है, वो बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। ठीक है, और जो हमारी रूढ़िवादिता है और जो हमारे सामाजिक मूल्य है, जो हमारी संस्कृति है, तो यहाँ आपका सकारात्मक अभिवृत्ति है, यहाँ आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है। और जो रूढ़िवादिता और जो संस्कृति है, उसके प्रति आपकी नकारात्मक अभिवृत्ति हो गई। ठीक है, यहाँ नकारात्मक अभिवृत्ति हो गई आपकी। ठीक, तो अभिवृत्ति समझ आई होगी आपकी। ठीक है, तो अभिवृत्ति की संरचना, वृत्ति जो है, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव है। ठीक, कैसे हम अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई इमोशनल मूवी बता दी किसी को। ठीक है, जैसे आपने कोई पार्टी है, ठीक, राजनीतिक पार्टी, और उस राजनीतिक पार्टी के जो मूल्य है, वो मूल्य सामने वाले को नहीं पता थे, और वो बाद में आपने बताई कि हमारी पार्टी जो है, या वो पार्टी जो है, वो एक बढ़िया से काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है, और ये अच्छे काम है उसके, तो उसकी अभिवृत्ति आप बदल सकते हो। ठीक है, किसके प्रति, उस पार्टी के प्रति। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रति भी आप अभिवृत्ति बदल सकते हो, किसी विचार के प्रति भी अभिवृत्ति आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ये चेंज होने वाली है, चेंज होने वाली चीज है ये। ठीक, उसके बाद अभिरुचि। अभिरुचि क्या है कि किसी भी काम को सीखने के लिए अंतरात्मा से हमारे अंदर जो जागृत होती है, वो होती है अभिरुचि। ठीक है, अंदर से कोई
चीज सीखने के लिए जो ललक होती है ना, उस ललक, जैसे हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, पढ़ने जाते हैं, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल 1 घंटा कब बीत गया और सर कब आए थे और कब चले गए पता ही नहीं चला, ठीक है। और किसी की अभिरुचि नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा बैठा रहेगा, उसको टाइम बिल्कुल ऐसा बर्डन लगेगा कि क्या कहाँ आ गया मैं। तो ऐसी चीजें, किसी को इंग्लिश में मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, कोई इंग्लिश सीखने के लिए उसकी अभिरुचि जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो इंग्लिश क्लास में उसको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो या आप बायो ले लो और मैथ्स ले लो, तो किसी को क्या पढ़ने में मजा आता है, तो उसकी क्या है, अभिरुचि हो गई, ठीक। तो सिविल सेवा के प्रति आपकी अभिरुचि कि भाई आप लोक सेवक बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, ठीक है, आप में लोगों के प्रति क्या भाव है, ठीक है, जो बुनियादी मूल्य है वो है कि नहीं, आप में सत्यनिष्ठा है कि नहीं, आप भेदभाव रहित काम कर सकते हो या नहीं, गैर तरफदारी की किसी की तरफदारी नहीं करते हुए निष्पक्षता से काम कर सकते हो नहीं, तो वो सारी क्या है, वो सारी जो है, ये सारे जो मूल्य है, इस मूल्य के प्रति आपकी अभिरुचि क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, ठीक है, आपका कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेग, ये सारी चीजें अभिरुचि के अंदर आती है आपकी, ठीक। उसके बाद ये तीसरा वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, अभिवृत्ति भी समझा दिया मैंने, अभिरुचि भी समझा दिया, ठीक। अब चौथा पॉइंट, भावनात्मक समझ, ठीक है। अब भावनात्मक समझ का मतलब क्या होता है, तो आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता से किसी विचार को, या कोई सामने आया है उसको मैंने, मान के चलो कि एक व्यक्ति है जो आपके पास आया था, ठीक है, और भैया उसने पहले आपका काम उससे पढ़ा और उसने वो काम नहीं किया, ठीक है। मान के चलो एक राजनेता है और एक राजनेता ने आपका काम टाल दिया और कहा काम किया नहीं, और फिर उसी राजनेता ने वो फिर आपसे वोट मांगने आया, तो आप क्या करोगे, आप गालियां दोगे उसको, ठीक है, आप अपशब्द कहोगे उसको, नहीं, आपकी भावनात्मक समझ क्या है, ठीक है, आप एक वहां पे उसको उसको बुरा भी नहीं लगे और जो काम नहीं किया था, ठीक है, उसके प्रति उसको सजग भी कर दो कि हाँ भाई मैंने काम नहीं किया था इसका और ये इसकी वजह से थोड़ा नाराज है, ठीक है, तो वो उसको पता भी चल जाए, वैसा कुछ करोगे आप, तो वो क्या है, आपकी भावनात्मक बुद्धि को बताता है, वहां पे वो आपकी भावनात्मक बुद्धि को बताता है, ठीक है। उसके बाद भारत तथा विश्व के नैतिक जो विचारक हैं, ठीक है, सुकरात हुए, कांट हुए, दार्शनिक को की के योगदान, जो भी दार्शनिक है उसके क्या क्या योगदान है भारत और विश्व के, ठीक है, वो चीज आपको इस यूनिट में यहाँ पे यूपीएससी आपसे पूछेगा, ठीक है, नैतिक विचारक और दार्शनिक के बारे में, ठीक। उसके बाद लोक प्रशासन, अब लोक प्रशासन में और सिविल सेवा, ठीक है, एक ही चीज है, लोक प्रशासन या सिविल सेवा में जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों के साथ नैतिक शास्त्र का क्या संबंध है, सिविल सेवा के मूल्यों के साथ नीति शास्त्र का संबंध बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि आप किस स्थिति में कैसे कार्य करोगे, वो स्थिति और समस्या, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंता एवं दुविधाएं, सारी चीजें यहाँ पे पूछ दे रखी है आपके सिलेबस के अंदर। उसके बाद नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि नैतिक मार्गदर्शन में कितनी उपयोगी हो सकती है, ठीक है, नियम, विनियम, अंतरात्मा क्या बोलती है, ठीक है, नैतिक मार्गदर्शन, तो ये सारी चीज आपके सिलेबस में दे रखी है। शासन व्यवस्था में नीति प्रथा नैतिक मूल्यों का
सुदृढ़ीकरण, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, मतलब जो फंडिंग होती है ना, में नैतिक मुद्दे, कि वो जो फंडिंग हो रही है वो सही तरीके से भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये कारपोरेट शासन व्यवस्था जो है वो सारी चीज आपके सिलेबस में है। और ये सारे जो शब्दावलियां हैं इनको आप अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, और एक कोचिंग का नोट्स उठाना, उसको 2-4 बार पढ़ोगे ना आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरी एक सीरीज है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, मैं और भी कई सारे वीडियो एथिक्स पे लेके आऊंगा जिससे आपकी समझ और ज़्यादा डेवलप होगी। जैसे टॉपर कॉपी को बताऊंगा, टॉपर कॉपी में जो क्वेश्चन है उसने क्या आंसर फ्रेम कर रखा है, कैसे फ्रेम करना है आंसर को, कैसे आप आंसर को एक अच्छा कोई क्वेश्चन है तो उसका अच्छा आंसर जो है वो कैसे लिख सकते हो, वो चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी सीरीज के अंदर बिल्कुल चलेगी। अगला टॉपिक देखो आप, कि शासन में ईमानदारी, ठीक है। तो लोक सेवा की अवधारणा, ठीक है, शासन व्यवस्था ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता क्या होता है, सूचना का अधिकार जो हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 वाला अधिकार है, नीतिपरक आचार संहिता, ठीक, आचरण संहिता क्या है, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, ठीक है। कि आप जो मान के चलो कि आप सिविल सेवक हो और आपके पास में आपको वित्त मंत्रालय में आपको सचिव बना दिया गया, तो आप वहां लोक निधि के मालिक हो, ठीक है। अब लोक निधि तो उसका उपयोग आप कैसे करोगे, ठीक। तो लोक निधि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसके का उपयोग जो वो सदुपयोग होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, ठीक है, क्या क्या भ्रष्टाचार की चुनौतियां हैं, वो सारी चीजें आपके इस जो GS4 है इसके अंदर, ठीक है, आएगी। ये GS3 लिख रखा है, GS4 कर लेना इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक, शायद तो यहाँ GS4 ही है, यहाँ मीन्स ये GS3 यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, ये GS3 GS4 कर लेना इसको, ठीक है, ये चीज, ठीक। अब देखो ये पूरा सिलेबस हो गया आपका अच्छे से, और इस सिलेबस के हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। अब आप कोचिंग नोट्स उठाओ और पढ़ना चालू करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। 28/11, 28